4 मीटर से कम लेंथ की एक 7 सीटर कार बनानी है जो कि अंदर से बेहद स्पेशियस हो, बेहद प्रैक्टिकल हो और बाहर से भी दिखने में वेल प्रोपोर्शन हो। आई एम श्योर यही ब्रीफ दिया होगा रेनो ने अपनी डिजाइन टीम को, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उन लोग के लिए बहुत ज्यादा टफ जॉब रही होगी, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब रही होगी, बट द एंड रिजल्ट लुक्स रादर नाइस। खम्मा गणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एचएन स्टूडियो, दिस इज रेनो ट्राइबर। Bag of memories, my only luggage. I'm trying to travel like the way I love it. I never really care about the distance. I've been soaking up the sun and I've been walking through the rain. Started singing just for fun, sometimes to take away the pain. So how does the Renault Triber look? Actually इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए कि ये आपको कैसी लगी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिज़ाइन के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। और आई कैन टेल यू राइट नाउ इज़ कि ये वेल प्रोपोर्शन लगती है देखने में, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि अननेसेसरी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फ्रंट की अगर आप बात करेंगे, इंडियंस को क्रोम बहुत पसंद है तो क्रोम आपके लिए दिया गया है, ग्रिल में बहुत सारा क्रोम है। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, एलईडी डीआरएल जो है उसकी हाउसिंग में भी क्रोम का इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा सा क्रॉसओवरिश इसे लुक देने की कोशिश की है, इस वजह से स्किड प्लेट आपके लिए दी गई है। हेडलैम्प जो है गाड़ी के वो प्रोजेक्टर्स आपको मिलते हैं, विच आई थिंक इज अ नाइस टच, एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलेंगे। अब मूव करते हैं गाड़ी के साइड में। अगर आप साइड से गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही क्रॉसओवर वाले एलिमेंट्स दिखाई देंगे। आपको ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। स्पेशली अगर व्हील आर्चेस की बात करेंगे तो वहाँ पे क्लैडिंग का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ क्लैडिंग को छोड़ के। उसके अलावा आपको रूफ रेल दी गई है, अगेन एसयूविश क्रॉसओवरिश लुक देने के लिए। टायर जो है वो 185/60 R15 सेक्शन के हैं, देखने में ठीक लग रहे हैं। एलॉय व्हील्स नहीं है, आपके पास में ऑप्शन है कि आप एलॉय व्हील खरीद सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये जो व्हील्स हैं ये रेगुलर व्हील्स हैं, एलॉय व्हील्स नहीं दिए गए। ये कैप जो है ये इसे लुक देती है एलॉय व्हील वाला। ऐसा ही कुछ हमने टियागो का एक वर्जन आया था उसमें भी देखा था। अगर आप गाड़ी को पीछे से देखेंगे तो गाड़ी पीछे से भी अच्छी खासी वाइड लगती है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप विड्थ की बात करेंगे तो 1.74 मीटर है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी से ज़्यादा है। बल्कि आप इसे बलेनो से कंपेयर कर सकते हैं। बलेनो की जो विड्थ है वो इसके लगभग बराबर है। पीछे से आपको टेल लैम्प जो है रैप अराउंड टाइप के मिलते हैं, अच्छे लगते हैं ओवरऑल डिज़ाइन में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट वो है इसका व्हील बेस। इस गाड़ी का व्हील बेस है 2636 mm। रेफरेंस के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं तो किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा से भी ज़्यादा बड़ा व्हील बेस आपको ऑफर करती है। और अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, और जो पहली चीज़ आप गाड़ी के अंदर बैठते ही चेकआउट करेंगे वो है इसके बहुत सारे स्पेसेस, बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस आपको दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। आपको ग्लव बॉक्स के ऊपर भी एक जगह दी गई है, मतलब इसे भी ग्लव बॉक्स बोल सकते हैं। और ये जो नीचे है यहाँ पर आपको बहुत बड़ा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप इनफैक्ट अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ होल्ड करके रखनी हो तो आप यहाँ पे रख पाएंगे। आपको अपना चश्मा रखना हो या वॉलेट रखना हो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं सेफली। उसके बाद भी जगह बहुत सारी बच जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्पेस क्रिएट किया गया है। और फिर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिलती है और एक ऑक्सिजन केबल के लिए आपको पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस है, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। स्पेस वहीं पे ख़त्म नहीं होता है। आप यहाँ पे आएंगे, दो आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं या बॉटल होल्डर्स आप बोल सकते हैं, वो आपको दिए गए हैं। छोटी बॉटल्स हालांकि इसमें आएंगी। और यहाँ पे अगर आप अभी देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 8 बॉटल्स हैं टोटल। मतलब अगर आप छोटी बॉटल्स रख रहे हैं तो लगभग 8 बॉटल रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर AC वेंट भी आपको दिया गया है। दैट मीन्स आप ऑन द गो इसे कूल रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दैट आई थिंक इज अ नाइस टच। और जो 4 दरवाजे हैं उनमें आपको बड़ी बॉटल रखने की जगह दी गई है, मतलब आप 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। हालांकि सबसे पीछे वाली जो सीट है उसमें वो ऑफर नहीं किया गया है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस की, क्वालिटी लेवल्स की अगर आप बात करें तो क्वालिटी लेवल्स डिसेंट है फॉर द प्राइस दैट इट कम्स एट। मतलब ठीक ठाक मुझे लग रही है प्लास्टिक की क्वालिटी। और फिट एंड फिनिश हालांकि थोड़ी सी बेटर हो सकती है, कई कई जगह पे आपको अननेसेसरी गैप्स लगेंगे। बट कीपिंग दैट असाइड आई थिंक क्वालिटी लेवल्स इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छे ऑफर किए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी सिंपल सी दी गई है, कोई लेदर से इसे रैप नहीं किया गया है, नॉर्मल सी दी गई है। यहाँ पर जगह छोड़ दी गई है, कोई भी बटन्स आपको नहीं दिए गए हैं। आप स्टीयरिंग व्हील को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन आप टेलीस्कोपिक उम्मीद भी नहीं करते हैं, इस सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं करता है, वो आपको यहाँ पे भी नहीं मिलती है। बाकी अगर आप बटन्स की क्वालिटी की बात करेंगे यहाँ पे तो वो थोड़ी डेफिनेटली बेटर हो सकती है, बट
सॉलिड लग रही है, मतलब प्रीमियम नहीं लग रहा है बट सॉलिड लग रही है, तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हैजार्ड लैम्प का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, यूजुअली हम यहाँ पे देखते हैं बट यहाँ पे पोजीशन किया गया है, बट आई थिंक आप उससे यूज टू हो जाएंगे। और लॉक और अनलॉक करने का जो है वो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। और आपको रेनो ट्रैवलर में मिलती है ये बड़ी सी टच स्क्रीन जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करती है। अच्छी चीज़ ये है इस टच स्क्रीन की कि टच रिस्पॉन्स जो है वो शानदार है, तो अगर आपके दिमाग में क्विड आ रही है तो वैसा रिस्पॉन्स नहीं है, उससे बहुत शानदार है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप रेनो के लाइनअप में बात करेंगे तो आपको ये टच स्क्रीन लगने वाली है। इनफैक्ट सेगमेंट में भी वन ऑफ द बेस्ट है टच रिस्पॉन्स के मामले में। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको ड्राइविंग इको करके एक ऐप दिया गया है जो कि आपके ड्राइविंग बिहेवियर को कैलकुलेट करता है। अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें ये आपकी मदद कर सकता है। इसे ड्राइविंग इको कहा गया है। इनफैक्ट वो पूरी रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर ये कितना यूजफुल है बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ नाइस टच। बट एक चीज़ जो डेफिनेटली बेटर हो सकती है वो है इसकी सीट्स, मतलब होल्ड आपको ठीक ठाक कर लेती है बट जो क्वालिटी है वो आपको लग जाएगा कि थोड़ी डेफिनेटली बेटर हो सकती है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग आपको साफ तौर पर दिखाई देती है। अब चेकआउट करते हैं इस गाड़ी की रियर सीट्स। और मैं हूं इस गाड़ी की रियर सीट में, मतलब सेकंड सीट में। रियर सीट एक्चुअली इसके पीछे एक और सीट है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस सीट में ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है, मतलब अगर आप फ्रंट वाली सीट की बात करेंगे तो काफ़ी पीछे है, ये ठीक ठाक पीछे है। उसके बाद भी मेरे पास में नी रूम बच रहा है, लेग रूम अच्छा खासा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि थाई सपोर्ट जो है वो शानदार है इस गाड़ी का। और अगर आप विड्थ के हिसाब से बात करेंगे गाड़ी की अच्छी खासी विड्थ है और यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि कोई परेशानी होगी। जो यहाँ पे बैठने वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको एसी वेंट यहाँ पे दिए गए हैं, पिलर्स पे फिट किए गए हैं। यूजुअली हमने कई गाड़ियों में देखा है। बाकी फ्लो जो है एयर का वो ठीक ठाक है, स्पेशली सेकंड सीट के लिए। फ्रंट से भी अच्छा खासा आ जाता है पर ये थोड़ा और बेटर पोजीशन हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है। स्पेशली अगर कोई आगे बैठ के गाड़ी चला रहा है या फिर फ्रंट पैसेंजर है, उन्होंने अगर सीट को थोड़ा पीछे किया हुआ है तो यहाँ पे ये जो एसी वेंट है ढक जाते हैं, तो आपको एसी का फ्लो जो है वो उतना सही नहीं मिलता है। यहाँ पे बैठने वाले जो 2 पैसेंजर्स हैं साइड में अगर बैठेंगे तो आपके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है। बीच वाले के लिए कोई भी नहीं दिया गया। 2 यूनिट्स हैं यहाँ पे, एक ये सेपरेट यूनिट है सीट और ये वाली जो यूनिट है ये दोनों जुड़ी हुई हैं, तो इनको आप फोल्ड कर सकते हैं और स्पेस क्रिएट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस सीट को फोल्ड करना हो तो यहाँ से आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और ये टम्बल अप हो जाती है। अगर आगे वाली सीट थोड़ी सी आगे होगी तो कंप्लीटली 1 टच ये डाउन हो जाएगी। दैट मीन्स ये फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ऑफर किया गया और इसी वजह से ये जो ये वाली सीट है, सेकेंड वाली सीट है, उसमें आपको एक गैप नज़र आ रहा है। जहाँ तक हेडरूम की बात है तो मोर देन इनफ है। इनफैक्ट अगर आपकी अच्छी खासी हाइट भी अच्छे फिट है, उससे प्लस भी हैं आप, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई परेशानी आपको होगी। बैकरेस्ट एंगल जो है वो ठीक है और अच्छी बात ये है कि आप इसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में बहुत कुछ ऑफर किया है, तो ये भी चीज़ आपको मिलती है। आपको लंबे सफ़र पे जाना हो तो आप थोड़ा सा बेटर बैकरेस्ट एंगल आपको इससे मिल जाएगा। और जो यहाँ पे बैठने वाले पैसेंजर उनके लिए यहाँ पे 12V पावर सॉकेट भी दिया गया है, विच आई थिंक इज अ नाइस टच। अब चेकआउट करते हैं इस गाड़ी की 3rd रो सीट। और अब मैं हूँ इस गाड़ी की 3rd रो सीट में। आपको आने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा आपको टम्बल डाउन करना है, 1 टच टम्बल डाउन हो जाती है। बट बड़ा सवाल ये है कि क्या आप एक्चुअली इसमें फिट हो सकते हैं 3rd रो में, तो वही चेकआउट कर रहे हैं। अगर आप इस सीट को पूरा पीछे की तरफ ले आते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं बचती है। और 3rd रो जो सीट है वो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि बच्चों के लिए है, वो भी अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस कर रहे हैं तो, क्योंकि बीच में अगर एवरेज इंडियन हाइट के लोग भी बैठ रहे हैं, मेरी जितनी हाइट के भी लोग बैठ रहे हैं 5'6", 5'7" वाले, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि इन सीट्स को भी आप आगे कर सकते हैं, मतलब फ्रंट सीट्स की तरह आपको लीवर दिया गया, आप थोड़ा आगे कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल आप बना सकते हैं। बट थाई सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इस वाली सीट में, है ही नहीं। आपके नीज हमेशा अपवर्ड पोजीशन में रहते हैं और सीट जो है वो काफ़ी लो है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बट अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर भी आपको एक 12V पावर सॉकेट दिया गया है, तो यहाँ पर अगर कोई बैठ रहा है, फ़ोन आपको चार्ज करना हो एडिशनल, तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको रेयर सीट्स नहीं यूज़ करनी है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए ज़्यादा लंबी जर्नीज के लिए, तो आप इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। आप ऐसे इन्हें फोल्ड करेंगे तो आपके लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा बहुत सारा। इनफैक्ट ये जो सीट्स हैं आप कंप्लीटली हटा भी सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास में है। तो इन केस सारे के सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास में 84 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आपको इस गाड़ी को 6 सीटर बनाना हो, मान लीजिए सिर्फ एक सीट यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपके लिए 325 लीटर्स का बूट स्पेस हो जाता है। और अगर आप कंप्लीटली इसे हटा देंगे तो आपके लिए 625 लीटर्स का बूट स्पेस क्रिएट हो जाएगा।
लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, परफॉर्मेंस, जिसके बारे में आप एक्चुअली ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अनवीलिंग हुई, लॉन्च हुई, उसमें आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि गाड़ी अंदर से कैसे दिखती है, बाहर से कैसे दिखती है, क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, एवरीथिंग यू नो एक्सेप्ट फॉर द परफॉर्मेंस। तो उसी पर स्ट्रेट आते हैं। 999 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है। एनर्जी सीरीज़ का इंजन इसे कहा गया है। अब 3 सिलेंडर यूनिट है और जैसे आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि ये 3 सिलेंडर इंजन है। जैसे स्टार्ट करेंगे आपको वो टिपिकल वाइब्रेशंस जो होती है 3 सिलेंडर इंजन की, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। वैसे जो न्यूअर 3 सिलेंडर इंजन्स हैं उनमें हमने देखा है कि बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है। अब उनमें उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है, बट आई कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर दिस इंजन। यू कैन फील द वाइब्रेशंस अ बिट। अगर आप नॉर्मल स्पीड्स पे भी चल रहे हैं तो आपको हल्का फुल्का फील हो जाएगा कुछ जगह पे, स्पेशली जैसे स्टीयरिंग व्हील पे आपको हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है। उसके अलावा पेडल्स पे भी आपको वाइब्रेशन फील होता हुआ नज़र आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इससे आउटराइट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ना करें, आपके लिए बेस्ट है। आप ये बोल सकते हो कि ये इंजन आपको पॉइंट A टू पॉइंट B कम्यूट करने में हेल्प करेगा। रेगुलर्स आराम से अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो आप चला सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में बहुत कुछ आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट कई बार आप सिटी ट्रैफिक में भी हैं तो सिटी ट्रैफिक में आपको लगता है कि लैक ऑफ पावर है। इनफैक्ट आपको 3000 RPM के नीचे बहुत कुछ नहीं मिलता है, कोई मोमेंटम नहीं है। मुझे मिड रेंज भी इसकी काफ़ी ठीक ठाक लगी है। 3000 RPM के आसपास आते आते आपको थोड़ा सा लगेगा पावर कि अब बड़ा है, बट तब तक इंजन जो है वो थोड़ा नॉइजी होना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़, अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी वो है इसका क्लच। मुझे इसका कंपैरेटिवली काफ़ी भारी लगा है। आप एक पेट्रोल कार से ये उम्मीद नहीं करते, स्पेशली अगर आप एक सिटी सेंट्रिक कार बना रहे हैं तो क्लच उसका भारी होना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपके लिए बहुत बार पेनफुल हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ गुड इज़ द स्टीयरिंग व्हील। आपको सिटी स्पीड्स के हिसाब से काफ़ी लाइट लगने वाली है और ईजी टू मनूवर है ये गाड़ी। मतलब क्योंकि एक तो इसको लेंथ वाली जो बेनिफिट है वो तो है ही है, गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लाइट स्टीयरिंग सेटअप आपको मिलता है, तो आपको चलाने में ये काफ़ी आसान लगेगी। हाईवेज़ पर भी ठीक ठाक वे अप हो जाती है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट फीडबैक अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शानदार मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। रेगुलर सिटी कार से ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। कमिंग टू द ब्रेक्स, तो ब्रेक्स जो हैं फीडबैक के मामले में अच्छे हैं। बाइट आपको डिसेंट लगने वाला है, बहुत तेज़ भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, प्रोग्रेसिव टाइप के ब्रेक्स हैं। और अगर आप कभी पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं, अच्छी बात यह है कि ABS प्लस EBD आपको इसके साथ में मिल जाता है, जो कि आप एक सेफ्टी नॉर्म भी है। सो डेफिनेटली ये चीज़ इसके फेवर में काम करती है। बट इंसुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि इस पे काम किया जा सकता था, क्योंकि ये फैक्ट है कि जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रही है उस प्राइस ब्रैकेट में बहुत कुछ आपको ऑफर करती है, बट उस प्राइस ब्रैकेट में भी इंसुलेशन वाइज आपको थोड़ी बेटर कार्स मिलने लग जाती है, तो वो थोड़ा बेटर हो सकता है। आपको लगातार इंजन की जो नॉइज़ है वो अंदर सुनाई देती रहती है। आप अगर थोड़े से भी स्पीड में है तो और बाहर की आवाज़ें आपको सुनाई देती रहेंगी, तो वो एक डेफिनेटली चीज़ है जो इम्प्रूव हो सकती है। एंड नाउ द फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि अगर आप एक एंट्री लेवल गाड़ी ले रहे हैं, इस प्राइस ब्रैकेट में जा रहे हैं, तो आपके लिए फ्यूल एफिशिएंसी एक बड़ा कंसर्न है। अब फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली गोवा के रोड्स पे हम बहुत अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमने कई बार हार्श भी चलाया है, स्टैटिक भी खड़ी होती है गाड़ी, AC ऑन होता है तब, क्योंकि शूट करते वक्त चाहिए होता है। तो उस वजह से हमें ये लगभग अराउंड 11-12 kmph की फ्यूल एफिशिएंसी मॉर्निंग में दिखा रही थी। क्लेम जो फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह वो 20 है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर में ये आपको लगभग 14-15 मैक्सिमम ऑफर करेगी। 14 आप आइडियली उम्मीद कर सकते हैं उतनी आपको देगी, और हाईवेज़ पे ये डेफिनेटली बढ़ जाएगी। 2-3 kmph का इजाफा यूजुअली हो जाता है। सो ओवरऑल आई थिंक कई सारी चीज़ें ठीक है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती है परफॉर्मेंस वाइज। सो व्हाट डू आई थिंक अबाउट द रेनो ट्राइबर? तो रेनो ट्राइबर एक काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है, बहुत स्पेशियस है। अगर आप एक 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं ओकेजनल, मतलब छोटे ड्राइव्स के लिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर 5 सीटर के साथ में बड़ा बूट स्पेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए, तो आप ये डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट A टू पॉइंट B कम्यूट करना हो, आप नॉर्मल ईजी ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर आप इससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन यू शुड लुक एल्सवेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।